नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम लॉ मेकर्स में। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम के हमारे बेहद ख़ास मेहमान हैं गुजरात से राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल। शक्ति सिंह गोहिल साहब गुजरात सरकार में बहुत ही युवा मंत्री भी रह चुके हैं और 1990 से विधायक रहे हैं। 5 बार गुजरात विधानसभा में आप भावनगर से नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद। सर, शुरुआत करना चाहूँगा आपके सियासी सफ़र से कि कैसे आपका मन हुआ कि राजनीति में कदम रखा जाए। हालांकि आप भावनगर की एक जो प्रिंसली स्टेट है, लिम्डा स्टेट, वहाँ के राज परिवार से भी आप आते हैं, तो कैसे मन हुआ कि सियासत में कदम रखा जाए? देखिए, मैं जब साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था तब से वो नेतृत्व का स्टूडेंट लीडर बन के काम करने का एक मौका मिला और हमारी पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है NSUI यूथ कांग्रेस, उसमें काम करता था। और मैं याद करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का, जिन्होंने एक नई सोच दी कि राजनीति में युवाओं को भी आना चाहिए। तब तक तो कोई सोच नहीं सकता था कि कोई कॉलेज में जाने वाला, जीन्स और टी शर्ट पहनने वाला कोई विधायक बन जाए। ये सोचा भी नहीं जाता था। उस वक्त राजीव गांधी जी ने ये सोच दी और मैं लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था और मुझे टिकट दे दी कांग्रेस पार्टी की। मैंने मांगी नहीं थी टिकट, ऐसे ही उन्होंने टिकट दे दी और मैं भावनगर के उन मतदाताओं का, वो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मेरे शुभचिंतक, उनका धन्यवाद करता हूं कि 90 में हमारे लिए बहुत अच्छा माहौल नहीं था। आउट ऑफ 182 सिर्फ 32 लोग चुनाव जीते, पर मैं वहां से चुनाव जीता। वो लोगों का प्यार और आशीर्वाद था। सर, चूँकि गुजरात में आप लगातार 5 बार विधायक आप रहे और चिमन भाई पटेल सरकार में आप युवा मंत्री थे। 5 विभाग, IT, एजुकेशन, हेल्थ, नर्मदा और टेक्निकल एजुकेशन की जिम्मेदारी आप संभालते थे। अगर मैं पूछूं तो आपके कार्यकाल में किस तरह का विकास आपने गुजरात के लोगों के लिए किया और कैसे आप उस दौर को याद करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कोई क्लेम करे कि ना मेरी वजह से गुजरात, ये नहीं। गुजरातियों का DNA डेवलपमेंट है। अगर हम हड़प्पन संस्कृति की बात करें तो कच्छ में धौलावीरा देख लो, रानक देवी का किला देख लो, और जगह पे हड़प्पन संस्कृति में भी उन जमाने में गुजरात डेवलपमेंट में और लोगों से कहीं आगे रहा था। हाँ, ज़रूर हमारी सबकी कोशिश रही कि और डेवलपमेंट कैसे हो और वक्त के साथ बदलाव कैसे हो। मेरे पास प्लानिंग डिपार्टमेंट भी था और मेरे मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को एक विजनरी माना जाता था। एक बड़े अच्छे अर्थशास्त्री थे, पढ़े लिखे हुए। उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं प्लानिंग में। हमारी चर्चाएं हुई और हमने कहा कि जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है वहाँ के लिए हम टैक्स हॉलीडे और कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दें कि लोग इंडस्ट्री वहाँ लगाए। और मुझे खुशी है कि हमारी उस योजना, हमारे उस प्लानिंग की वजह से एशिया की 2 बड़ी रिफाइनरी, दोनों कंपनी आपस में आमने सामने बिजनेस कॉम्पिटिटर्स थे, पर एस्सार और रिलायंस की जामनगर में, जब मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट का मंत्री था, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, वो लगी। हमने ट्राइबल बेल्ट में पंचमहाल को ऑटोमोबाइल्स के लिए इंसेंटिव्स दिए और जनरल मोटर्स का कारखाना वहाँ पे, उसकी फैक्ट्री पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में लगी। मेरा खुद का एरिया लगता था, भाल एरिया, भावनगर का नवागाम, उसको हमने केमिकल जोन के लिए इंसेंटिव्स दिए और निरमा की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी, छोटे छोटे केमिकल्स लगी। तो ये 1992-1993 में कोई फर्जी कागजी MOU नहीं, रियल इन्वेस्टमेंट पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं आया तो वो गुजरात में आया। और कहा जाता था कि महाराष्ट्र नंबर 1 रहता था, उसकी जगह गुजरात नंबर 1 रहा। पर एक गांधीयन थॉट, गांधीयन विचारधारा थी कि ये मैंने किया करके होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी,
वो सरकारें नहीं करती थी। तो वो पब्लिसिटी ज़रूर नहीं की, पर रियल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, वो गुजरात में आया। मुझे खुशी है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ मैं रिप्रेजेंट करता था, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनी, इंजीनियरिंग कॉलेज बनी, तो एक विकास की दिशा में काम हुआ, उसका संतोष भी रहा। सर, चूँकि गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी आपने निभाई, और अगर मैं एलओपी की भूमिका के बारे में आपसे सवाल पूछूं तो उस भूमिका को आप कैसे याद करते हैं और विधानसभा में क्या तजुर्बे रहे आपके? देखिए, विधानसभा में मेरा एक लंबा दौर रहा। मैं बड़े दर्द के साथ कहना चाहूँगा कि जब शुरू में जो एक विधानसभा मैंने देखी, एक जूनियर एमएलए के तौर पे गया, और वहाँ से फिर आखिरी दौर मेरा 2017 तक मैं जो एमएलए के तौर पे रहा, उस लंबे दौर में मैंने जो कुछ देखा, उसमें जब मैं एक जूनियर एमएलए के तौर पे विधानसभा में गया, तो गुजरात की असेंबली और गुजरात की परंपराएं वो नंबर 1 थी देश में। क्यों? क्योंकि हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा मावलंकर जी रहे, और वो मावलंकर दादा हम कहते हैं उनको। उन्होंने अपने खुद के पैसे लगाए, और उस वक्त की सरकारों ने सरकार से ग्रांट दी, और मावलंकर ब्यूरो एक ट्रेनिंग ब्यूरो बना, विधायकों के लिए भी, मंत्रियों के लिए भी, और एक ट्रेनिंग दी गई थी। वहाँ पे ऑपोजिशन का सम्मान होता था। मैं उसको भी याद करूँगा, जो हालांकि मेरी विचारधारा के नहीं थे। वो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, केशुभाई पटेल, और मैं एक जूनियर एमएलए के तौर पे मैं हाउस में बोला। मैंने उस चीफ मिनिस्टर की थोड़ी मिमिक्री कर ली, और जब हाउस का टाइम ख़त्म हुआ, मैं मेरे कागज़ समेट रहा था, उस केशुभाई पटेल ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैंने देखा कौन है, तो चीफ मिनिस्टर थे। वो बोले, तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया, बड़ा ज़ोरदार भाषण था। मुझे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और साथ साथ ये कहा कि तुमने मेरी मिमिक्री भी कर दी। मैंने कहा सॉरी, मुझे मिमिक्री नहीं करनी चाहिए। तो एक रेपो था कि आप क्रिटिसाइज़ करो तो दुश्मन नहीं, और कोई यंग ऑपोजिशन का लड़का भी अच्छा बोलता है तो सीएम सामने से आके उसकी सराहना करे। वो दौर भी देखा, और एक वो भी दौर देखा कि लीडर ऑपोजिशन के तौर पे मुझे निष्कासित किया जाता था, बोलने की इजाज़त नहीं मिलती थी। मेरे पूरे माने एंटायर ऑपोजिशन वाज सस्पेंडेड फॉर एंटायर बजट सेशन। पूरे बजट सेशन के लिए पूरा विरोधी दल निष्कासित हुआ हो, और फट 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 बिना चर्चा के बिल पास कर दिए हो। आप तो लेजिस्लेशन के मुद्दे पे हम बात करते हैं, तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि लेजिस्लेशन का बिज़नेस बड़ा महत्व का होता है। हम लोग कभी कभी मानते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पे चर्चा होगी, पर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कहती है कि उसकी लाइफ शॉर्ट होती है, उसकी आयु कम होती है। पर जब आप कोई कानून बनाते हो तो उसकी फार फैच्ड इफेक्ट रहती है, वो बरसों तक वो कानून रहता है। इसलिए विधायक हो या सांसद हो, उसको पूरी मेहनत करके जब कोई लेजिस्लेशन का बिजनेस हो, तो उसमें हर पहलू को, हर मुद्दे को, एक एक सेक्शन को बिल्कुल उसका डिसेक्शन करके लोगों के लिए क्या अच्छा होगा या क्या बुरा हो सकता है, उन सारी बातों की चर्चा करनी चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि जब मेरी करियर एज ए लेजिस्लेटर शुरू हुई, तो हमारे पास बहुत बड़े ज्ञानी लोग थे, और वो कहते थे कि अगर 10 मिनट हाउस में बोलना है तो उसी सब्जेक्ट पे 10 घंटे का रिसर्च करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, तभी 10 मिनट बोलो, वरना चुप रहो। वो ट्रेनिंग, वो समझ देने वाले लोगों के हाथ से मेरी ट्रेनिंग हुई, जो आज तक मुझे काम में भी आती है। सर, चूँकि आप लॉ के भी छात्र रहे हैं और गुजरात विधानसभा में पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी के भी आप चेयरमैन थे, तो ऐसे में उस भूमिका के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो वो तजुर्बा आपका कैसा था? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मैंने जो काम किया लेजिस्लेशन के बिज़नेस में, जो काम, और मेरा जो एजुकेशन हो, मैंने मास्टर्स किया लॉ में,
हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। इंग्लैंड में एक कहा जाता है कि लीडर एंड प्लीडर कैन गो टुगेदर, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो भी सांसद है वो या बैरिस्टर्स है, लॉयर्स है, तो ये दोनों मैं मानता हूँ कि मेरा लॉ का स्टडी और एज ए लेजिस्लेटर काम करने का जो मौका मिला वो एक दूसरे के पूरक रहे, उसका फ़ायदा मुझे ज़रूर मिला। अपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पे मैंने जो काम किया उसका भी ज़िक्र किया। मैं ज़रूर कहूँगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पे गुजरात में जो मैंने काम किया, अगर हम बात करें तो जॉब सेटिस्फेक्शन की, तो मैं मंत्री के तौर पे किया या लीडर ऑफ अपोजिशन, हाँ ग्लैमर ज़रूर थी वहाँ, पर एक जॉब सेटिस्फेक्शन या काम करने का संतोष सबसे ज़्यादा मुझे कहीं मिला तो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पे किया, जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आती थी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होती थी, और जब हम उन पारास को देखने बैठते थे तब वहाँ उस कमेटी में मैंने कोशिश की थी कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हम काम करें। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि मेरे साथ मेरी विचारधारा से नहीं जुड़े हुए पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लोग मेंबर्स ज़्यादा थे, पर हम एक टीम काम करने में हम सक्षम रहे और गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहीं बढ़ी, कहीं पे गरीब आदमी को अन्याय करने वाली चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन में यानी सरकार में चलती थी तो उसको हम ठीक कर पाएँ। कुछ लोग गवर्नमेंट के पैसे को पॉलिसी की तरह उसको देना चाहिए नहीं देते थे और गवर्नमेंट की ट्रेजरी पे नुकसान होता था, उस नुकसान को ठीक करके गवर्नमेंट की ट्रेजरी में इनकम बढ़े वो भी हम कर पाएँ। तो जॉब सेटिस्फेक्शन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पे मैंने काम किया, उसमें ज़्यादा मिला। तो बतौर चेयरमैन लोक लेखा समिति की अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपको काफ़ी संतोष रहा कि आपने जब इसके चेयरमैन थे तो काफ़ी आपने काम किया, कोई घटना आपको इस तरह की याद आती है जिसका जिक्र आप इस वक्त करना चाहें जो चेयरमैन की हैसियत से आपने आवाम और आवाम की भलाई के लिए किया हो? देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर मैं दो चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा। एक सीमेंट कंपनी थी जिसने हमारे उस वक्त पे जीएसटी नहीं आया था, वैल्यू एडेड टैक्स वैट था, और उसके पैसे नहीं भर रही थी, और उसका मैंने कहा इसका बिज़नेस तो चल ही रहा है। तो हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कुछ मेंबर्स ने मुझे कहा कि ये तो अब क्या करते कि बॉर्डर पे लोग हम देखते हैं कि उसका आए तो पैसा वसूल करेंगे, ये बाई ट्रेन इसके वैगन आते हैं। हमने उसके वैगन सीज़ करवाए और क्रोज ऑफ रुपीज़ जो सीमेंट कंपनी को गवर्नमेंट में भरना था उसको भर के देना पड़ा। हमने कुछ रिलीफ के पैकेजेस अनाउंस सरकार ने किए थे पर ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचा था, और उसके जो लेक्यूनास थे वो CNAG ने पॉइंट आउट किए थे पारास। जब हम उसको लेके देखने बैठे तो हमने उसको नोट्स को टाइट किया तो लोगों को मिला। कहीं स्कीम्स ऐसी लटकी हुई थी कि जिसमें पैसे बहुत लग गए थे, पर वहाँ दिक्कत थी कि गांव के लोग पानी चाहते हैं और पानी नहीं जाता। मैं 2014 में कच्छ से अबड़ासा से चुनाव जीता था और मैंने देखा था वहाँ लोगों की बहुत दिक्कत थी और पानी की मुश्किल थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैं चेयरमैन था तो वो काम हो पाया और लखपत, अबड़ासा और नखत्राना के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम हुआ, और क्योंकि PAC का मैं चेयरमैन था, मॉनिटरिंग होता था, तो वहाँ के लोगों को जल्द से वो फ़ायदा भी मिला। तो ये एक जॉब सेटिस्फेक्शन वाली बात थी। सर, वर्तमान में आप राज्यसभा के सांसद भी हैं। 2020 में आप गुजरात से चुन करके आए और लोकतंत्र का जो ये मंदिर है राज्यसभा, जो कि बुद्धिजीवियों का सदन कहा जाता है, किन ख़ास मुद्दों को आपने उठाया और क्या मुद्दे आपके दिल के करीब रहे राज्यसभा में, और अब तक क्या कुछ सीखने को आपको मिला? देखिए, राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। मैं मेरी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी तय करती है कि मुझे एक लंबे अरसे तक स्टेट में काम करने के बाद यहाँ काम करने का मौका मिला।
लोगों के मुद्दे उठाने में मैं वेंकैया नायडू जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो थे, हम 0 आवर्स डालते थे, कभी कभी चले भी जाते थे कि साहब ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। लाइक हमारे मछुआरों को पाकिस्तान की बॉर्डर पे है, हमारे मछुआरों को उठा के पाकिस्तान मरीन ले जाती थी और वो मुद्दा था तो 0 आवर्स में उठा पाए। कच्छी लैंग्वेज का मुद्दा है तो हम उसको 0 आवर्स में उठाएं। कोरोना के काल में कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पे हम इसको उठाने में कामयाब रहे। क्वेश्चन आवर्स हो, अभी अभी महंगाई पे जब बात हो रही थी तो मैं चाहता था कि महंगाई पे बात हो और मुझे मौका मिला महंगाई पे। मैं क्योंकि एक फाइनेंस मिनिस्टर भी स्टेट में रहा हूँ तो मेरी पार्टी ने मुझे बजट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बोलने का मौका दिया तो वहाँ पर भी मौका मिला। हाँ, इस सेशन में मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमें जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला। मैं संसद टीवी पे ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे दर्द ज़रूर है। ये परंपरा पार्लियामेंट में रही है कि यहाँ संवाद होना चाहिए, संघर्ष नहीं। भारतीय जनता पार्टी के टॉलवर्स नेता जब अपोजिशन में थे, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी, तब अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी कहते थे कि हाउस चलाने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है। अपोजिशन के पास तो बहुमत नहीं है अपनी जनहित में बात मनवाने के लिए। हाउस डिस्टर्ब करना वो अपोजिशन का हथियार है, वो तो करें, पर पार्टी इन पावर को संवाद करना चाहिए और हाउस चलाना चाहिए। इस बार दुख इस बात का है कि बार बार जब मेरे लीडर बोलने खड़े होते हैं तो पार्टी इन पावर हंगामा करे और पार्टी इन पावर की वजह से हाउस ना चले। ये भी हुआ, हमारे साथ संवाद नहीं हुआ। जब मेरी सरकार थी, मेरी पार्टी अगुवाई कर रही थी यूपीए में, तब 2G का मसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी थी, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही थी। ऑपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी मेन ऑपोजिशन थी, उसकी मांग थी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करो। और पहले सरकार कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं ज़रूरत है, पर जब ऑपोजिशन ने प्रेशर डाला तो सरकार ने संवाद किया और 2G में सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही थी, फिर भी पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। इस बार हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग यही थी कि आप जहां बहुमत में रूलिंग पार्टी है, उनके मेंबर्स ज़्यादा होंगे, चेयरमैन आपका होगा, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ। सर, चूँकि आप कई संसद की कमेटियों के सदस्य भी हैं और लंबा तजुर्बा आपको रहा है संसद का भी, विधानसभा का भी। अभी पेट्रोलियम और गैस जो संसद की स्टैंडिंग कमेटी, उसके आप सदस्य हैं और ये मिनी पार्लियामेंट भी कहलाती है, जो पूरे वर्ष काम करती है, देश के कोने कोने में जाती है, अध्ययन करती है, एजेंसियों से संपर्क करती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखती है। बतौर सदस्य अगर मैं बात करूं तो आपका योगदान कमेटियों में क्या रहा और तजुर्बा क्या रहा आपका? देखिए, कमिटीज़ जो होती है वो इन कैमरा होती है, माने कमिटीज़ में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है। और एक टीम की तरह कमेटी के सारे मेंबर्स जनहित में क्या करना चाहिए उसकी चर्चाएं करते हैं, उसकी बात करते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत अंदरूनी नोक झोंक होती है, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के बेसिक प्रिंसिपल से अलग है, वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है। मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी यहाँ पे मेंबर हूँ, तो ये दोनों कमेटी में काफ़ी काम करने का मौका मिलता है। पीएससी में तो जो ऑडिट पाराज आते हैं उसका स्टडी करके हम जाते हैं। पेट्रोलियम कमेटी में अभी मैंने कहा था कि एक बड़ा नुकसान होता है सरकार की इनकम पर भी, एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है। एक बायोडीज़ल के नाम पे इलीगल सेलिंग होती है डीजल की, माने जैसा पंप लगा होता है ना पेट्रोल पंप पे, उसी तरह कोई अपने घर में अपनी जगह में लगा देता है और ट्रक वाले डीजल लेने जाते हैं और बाहर जो प्राइस है उसकी आधी प्राइस में ट्रक में डीजल मिलता है और पैसे बांटे जाते हैं सारे अधिकारी, क्योंकि वो सबको पता होता है कहाँ एक गलत काम हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन किया था, मेरी कमेटी में भी किया, तो कमेटी में डिपार्टमेंट के लोगों ने भी कहा हाँ ये सच बात है
और ये बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने ऑफ़र भी किए, कुछ गुजरात में रेड्स हुए, अभी ऐसे पंप पकड़े गए हैं। यहाँ कमेटी में हमने कहा है और डिपार्टमेंट ने स्वीकार किया है कि हम गुजरात गवर्नमेंट को लिखेंगे कि हमें भी जांच में शामिल करो। तो ये एक अच्छी बात है, अगर उसको शामिल करना ही चाहिए। ऐसी चीज़ें होती है जो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के लिए एडवाइस करते हो। जिस कमेटी में मैं नहीं हूँ, पर मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा, राम गोपाल यादव जी हेल्थ कमेटी को हेड करते थे। कोरोना की शुरुआत जब और जगह हुई, अगर आप देखेंगे तो उस हेल्थ कमेटी के सभी सदस्यों का भी मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आपने जो रिपोर्ट बनाई, बदकिस्मती से उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरियसली नहीं लिया, वरना जो कोरोना के सेकेंड वेव में जो दिक्कतें आई वो प्रिडिक्ट कर लिया था राम गोपाल यादव जी वाली कमेटी ने पहले से। और उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर एडमिनिस्ट्रेशन जाग उठता तो सेकेंड वेव में जो नुकसान हुआ वो हमारे देश के लोगों को नहीं होता। पर तो इसलिए कमेटी के रिपोर्ट्स को, सरकार तो आती है जाती है, पॉलिटिक्स चलती रहती है अपनी जगह, पर कमेटी के रिपोर्ट्स को हमारे बाबुओं को, हमारे डिपार्टमेंट्स को, सरकार को सीरियसली लेके उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। सर, एक सवाल उठता है, चूँकि कमेटी में जो सदस्य होते हैं वो कई दलों के होते हैं, तो जब डिस्कशन होता है मीटिंग के दौरान, तो जो अपना एक जो दलों का हित होता है वो क्या आड़े आता है डिस्कशन के दौरान? थोड़ा समझाइए इसको। नहीं, दल के हित से ऊपर कमेटी में काम जनहित में होना चाहिए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, हमने ब्रिटन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट की प्रैक्टिस को हमने, हिंदुस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया है हमारे देश में, उसमें ये बेसिक प्रिंसिपल है। और इसीलिए कमेटी में मीडिया, पब्लिक कोई नहीं होता है। इन कैमरा, माने एक कमरे के अंदर खुफिया तरीके से कमेटी काम करती है। तो वहाँ ये दल का हित नहीं, सिर्फ जनहित को देखना चाहिए, वो बेसिक प्रिंसिपल है। और ज़्यादातर कमिटीज़, खुशी की बात है कि ज़्यादातर कमिटीज़ इसी तरह से काम करती हैं। हम कमेटी में जब काम करते हैं तो कौन से दल का सदस्य है ये नहीं, कौन सा मुद्दा जनहित का है उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, उसका प्राधान्य मिलता है। सर, चूँकि हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं धीरे धीरे, आपके शौक़ के बारे में बात करूँगा मैं। क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, चेस है, तो जो सियासतदान होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि 24/7 काम करते हैं वो। तो ऐसे व्यस्त जो दिनचर्या है उससे हट के आप फिटनेस का क्या आपका मूल मंत्र है, और क्या खेल आप पसंद करते हैं, कैसे आप वक्त निकाल लेते हैं फिट रहने का? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। देखिए, कहा जाता है कि इफ़ यू आर फिज़िकली फिट यू आर मेंटली फिट, माने आपके शरीर का, आपके स्वास्थ्य का जितना अच्छा फिट रखोगे, पब्लिक लाइफ में आप इतना ज़्यादा अच्छा कर सकोगे। और ये एक मंत्र लोगों से पाया है मैंने, और इसीलिए मेरा सुबह का 45 मिनट्स वो मी टाइम होता है, मेरा टाइम होता है, जिसमें मैं स्पॉट जॉगिंग करता हूँ, जिसमें सिटअप्स करता हूँ, पुशअप्स करता हूँ, जिसमें योगासन करता हूँ, जिसमें प्राणायाम करता हूँ। और वो 45 मिनट्स में कंसिस्टेंसी रहती है। मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, दुनिया में कहीं भी हूँ। फ्लोर चाहिए, कमरा है, बाद में ही बेडरूम का दरवाज़ा खुलेगा। और डाइट कंट्रोल ये मैं ज़रूर करता हूँ। शाम को वक्त मिल गया तो दिल्ली में है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जिम में चले गए, कहीं बाहर मिल गया जिम तो वहाँ, पर वो मैं रेगुलर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि और काम का बोझ है। पर सुबह का 45 मिनट जो है वो मैं ज़रूर करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि उससे मुझे एक ऊर्जा मिलती है पूरे दिन में काम करने की। मेरी पार्टी ने कुछ और जिम्मेवारीज़ भी ऐसे इंचार्ज दिल्ली और हरियाणा का लगा के रखा है। पहले बिहार का इंचार्ज था और दिल्ली का था, तो इसकी वजह से पार्टी के काम में भी और प्रवक्ता के तौर पे भी काम करता हूँ। तो रहता है 24/7 कुछ ना कुछ चलता रहता है। पर इसके बीच में जब मैं ये करके चलता हूँ तो इसका मज़ा आता है। मैं तो ज़रूर आपके संसद टीवी के ज़रिए सभी को ये कहूँगा
ये कीजिए, ये आपका जो थोड़ा सा वक्त उसमें इन्वेस्ट करते हो, इससे आपका आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा और एक काम करने का मज़ा भी आता है। करते हैं, चलते हैं, बाकी तो लोगों की शुभकामनाएं, दुआएं साथ रहती हैं तो ज़िंदगी चलती रहती है। सर, आखिरी सवाल ये है कि भावनगर की जनता ने आप पर विश्वास जताया और गुजरात की विधानसभा में आपको भेजा, 5 बार आप वहाँ से विधायक रहे। अब आप गुजरात से ही राज्यसभा सांसद के तौर पे यहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि पूरे गुजरात का विश्वास एक तरीके से जीता। मैं अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करूं, भावनगर के बारे में, तो वहाँ के लोगों के लिए अब आपके दिमाग में कोई रोड मैप है कि क्या आप डेवलपमेंट ख़ास तौर पे मौजूदा ज़माने के लिहाज से लाना चाहते हैं? देखिए, भावनगर के लोग भाव माने फीलिंग्स, अंदर से पॉजिटिविटी, दूसरों के लिए भी वो उसका मतलब होता है और उसी का नगर है, भाव का नगर है। तो वहाँ के लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन रहा। मुझे खुशी है कि एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड, जहाँ जहाज़ टूटते हैं, वो अलंग है, वो मेरी डिस्ट्रिक्ट में भावनगर में आया हुआ है। भावनगर में अल्कोक एस्डाउन एक गवर्नमेंट का यूनिट था, बदकिस्मती से भी बंद हो गया है। भावनगर में हमारी आयुर्वेद कॉलेज थी, बहुत पुरानी, आज उसमें दिक्कतें हैं। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है, पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे मिडिल क्लास का आदमी आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकता था, आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एजुकेशन में भी मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट पार्टीज़ आ रही है और सरकार की नहीं बन रही कॉलेजेस। वो इसका मैं विरोधी रहा हूँ। काफ़ी कुछ भावनगर में अभी हो सकता है। लड़ते हैं, करते हैं, मांगते हैं। अगर लोगों के आशीर्वाद से मौका मिला, सरकार हमारी होगी तो उससे भी लड़ के वहाँ करवाने की कोशिश करेंगे। भावनगर के साथ साथ भावनगर के लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन आज भी मेरे साथ में जाता हूँ तो वही एक परिवार के सदस्य की तरह रहता है। पर मैं एक और धन्यवाद भी करूँगा कच्छ की अबड़ासा कॉन्स्टिट्यूंसी का। 2014 में, 2014 में पार्लियामेंट के साथ साथ एक बाई इलेक्शन था और मुझे मेरी पार्टी ने भेजा वहाँ लड़ने के लिए, जो 400 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ कच्छी लैंग्वेज बोली जाती है। पार्टी का आदेश हुआ, मैं लड़ने के लिए गया और अबड़ासा के लोगों ने मुझे वहाँ से विधानसभा में चुनाव जीता के भेजा। तो मैं आज भावनगर के साथ साथ उस अबड़ासा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ और पूरे गुजरात में एक मंत्री के तौर पे, कांग्रेस के लीडर के तौर पे, विरोधी दल के नेता के तौर पे पूरे गुजरात में लोगों के बीच रहा, लोगों का प्यार, आशीर्वाद मिला है। उन सभी का भी मैं इस संसद टीवी पे जब हम बात कर रहे हैं, मैं ज़रूर उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने संसद टीवी से विस्तार से बात की, आपने हमसे डिस्कस किया कि किस तरह से आपने अपने सियासी सफ़र की शुरुआत की, कैसे आप विधानसभा गुजरात में आपने नुमाइंदगी की, तमाम मुद्दे उठाए, मसले मसाइल उठाए और फिर देश की संसद जो बौद्धिक सदन राज्यसभा है, यहाँ पे आप कैसे पहुँचे। संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे खुशी हुई है आपसे बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे शक्ति सिंह गोहिल साहब, जो राज्यसभा में वर्तमान सांसद हैं गुजरात से। फ़िलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी।